जी बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कल आपकी असाइनमेंट थी, इसे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जो बहुत ज़रूरी बात होती है इसमें जो ख्याल रखना होता है वो ये है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डील कर रहे हों ऑर्डर पेयर फॉर्म में, तो उसके साथ ब्रैकेट ज़रूर लगानी होती है। अब यहाँ पे ये देखिए, Z1 को कैसे लिया गया, a कोमा बी, यानी कि ये असल में a प्लस आयोटा बी है। लेकिन जब आप ब्रैकेट फॉर्म में इस ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं तो फिर आपको ब्रैकेट लगानी होती है, और सिर्फ यही ब्रैकेट लगानी होती है, कोई और ब्रैकेट आप यूज़ नहीं कर सकते। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि तीन नंबर्स हों हमारे पास, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करने लगे हैं, तो पहले दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई कर लें, जो जवाब आए उसे पहले से हल करें, मल्टीप्लाई करें, और दूसरी साइड पे पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करके जो जवाब आया उसे तीसरे के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो दोनों केसेस में इक्वल होना चाहिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू की है। इसमें हम Z1 को वैसे प्लेस कर रहे हैं, और Z2 और Z3 ने क्योंकि हल होना है तो इनके साथ एक अलहदा से कोई भी यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट लगा ले, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ यही स्मॉल ब्रैकेट होनी चाहिए। अब बेटे, आपको ज़रब करने का तरीका क्या सिखाया था, ज़रा स्क्रीन पे देखिए। हमने ये डिसाइड किया था कि जब पहला पहले से मल्टीप्लाई हो, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई हो, तो दरमियान में माइनस लगाया जाएगा। जब रियल रियल से मल्टीप्लाई हो, इमेजिनरी इमेजिनरी से मल्टीप्लाई हो, तो दरमियान में माइनस आएगा। एक्चुअली ये इमेजिनरी का इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होने पे वो आयोटा पे पावर 2 की वजह से आया हुआ माइनस है। फिर कॉमा लगाइए। अब क्या करना है आपने, अब पहला जो है वो दूसरे के साथ, और दूसरा जो है वो पहले के साथ हल होगा। इस केस में दरमियान में प्लस होगा। ये आपका जो पहले हिस्सा मिला था कॉमा से पहले का, ये आपका रियल पार्ट है, और जो कॉमा के बाद मिला है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब दोबारा से ये ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़रब करने से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। बात समझ आ गई बच्चों? अब जब अगली यस बार सर। आप फिर से मल्टीप्लिकेशन शुरू करोगे, ये पहला इधर से ये पहला, यानी कि ये दोनों रियल पार्ट्स हैं। अब फिर रियल रियल से मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे वक्ती तौर पे उसके साथ ब्रैकेट दे दें, बाद में उसे अंदर ले आइएगा, यहाँ कोई भी ब्रैकेट लगाई जा सकती है, पहला पहले से और दूसरा दूसरे से, तो इनके दरमियान ये माइनस, फिर कॉमा, पहला दूसरे से और दूसरा पहले से, दरमियान में प्लस। यहाँ ये वाली ब्रैकेट शुरू में और आखिर पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, ये लाजमी यही वाली ब्रैकेट होनी चाहिए, यहाँ कोई और ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, समझ आ गई है? ये सबा कौन कह रहा है आपको कि मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें? मेरी क्लास में तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है, जो ज्वाइन होना चाहे वो हो जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर आई थिंक मारिया ही है, वो ही कह रही है कि मेरी मुझे भी उसने अलहदा से मैसेज किया है कि सर से कह मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोगों को कभी ऐसे हुआ आपका कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही हो या कुछ ऐसे? वो सर। चलें, करने दे उसे जो कर रही है वो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी। उसामा कैसे हो बेटा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेट हो गए बेटे आप? वो सर इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, अच्छा, चलें कोई बात। लाइट नहीं है ना इस वजह से। अच्छा जी, चलें बेटा, गौर से देखिए ज़रा। कल कुछ जो आपने मुझे भेजा है ना, उसमें थोड़ा सा ब्रैकेट्स का फ़र्क था, वही बात मैं समझा रहा हूँ, ज़रा तवज्जो से देखिएगा। एक साइड में हल करवा चुका हूँ, अब आपके लिए मैं दोबारा राइट हैंड साइड को डिस्कस करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब राइट हैंड साइड में पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, और जो जवाब आएगा उससे Z3 मल्टीप्लाई होगा, ये लिखा जी। अब ये यहाँ पे इसी लाइन में इन्होंने इसे हल कर दिया है, तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ बेटा, जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इससे एक कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से मिलेगा,
और यहाँ पे ये छोटी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई और ब्रैकेट लगा देते हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है उसे, तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ब्रैकेट्स के साथ लिखा जाता है। अब रूल वही है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तो दरमियान में माइनस, पहला दूसरे से, दूसरा पहले से, दरमियान में प्लस। अब ये हिस्सा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा अगले स्टेप में, तो इसी बात को फिर से फॉलो कीजिएगा। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, दरमियान में माइनस, पहला दूसरे से, दूसरा पहले से, दरमियान में प्लस। बार बार आपको इशारा दे रहा हूँ, यहाँ ब्रैकेट्स यही वाली होना बहुत ज़रूरी है। किसी स्टेप में आप ये ब्रैकेट्स छोड़ नहीं सकते, या आप कोई और ब्रैकेट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गई बात? यस यस सर। सर। रेहाना बेटे, आप अपनी क्लास पे फोकस रखें, छोड़ें उसके मैसेजेस को। अब देखिए इससे क्या हुआ बेटा, आपकी दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ चुकी है। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। हाँ सर जी। रेहाना कह रही है, रेहाना ज्वाइन हो नहीं रही, पहले थी अब उसकी कट हो गई मीटिंग। तो वो दोबारा करेगी, ट्राई तो हो जाएगी, हमें तो नहीं अप्रूवल देनी पड़ेगी ना, उसके एंड से कोई इशू होगा। और अगर वो नहीं हो पा रही तो बार बार ट्राई करे, उसके नेट नेट पे कोई मसला है, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जी बच्चों, आपने जो हल किया है आप उसको बिल्कुल इसके साथ टैली कीजिएगा, जहाँ पे आपकी छोटी छोटी सी ब्रैकेट्स या कोई और मिस्टेक्स हैं आपको क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैंने ये स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है। इसी तरह से अब ये नेक्स्ट आपके सामने आएगी जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये उससे काफ़ी हद तक सिंपल है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, और जो उससे जवाब मिलेगा वो बाहर वाले एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा। दूसरी साइड पे हम दोनों को अलहदा से मल्टीप्लाई करके और फिर उनको ऐड करेंगे, जवाब इक्वल आएगा। हो जाएगा ये काम बच्चों? यस सर। जी सर सर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी बच्चों, अब आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेट्स और ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सेट्स के बारे में कुछ बातें आपसे करते हैं जी। यहाँ देखिए बेटा, कुछ इंफॉर्मेटिव डिस्कशन है कि सेट का जो है, सेट सबसे पहले जो है मुतारफ किसने करवाए? जॉर्ज कैंटर इसका नाम है जी। इसने सेट थ्योरी को क्रिएट किया। आप इसकी जो है रीडिंग कीजिएगा। मैं आता हूँ मेन पॉइंट की तरफ, हाईलाइट करता हूँ। सेट की डेफिनेशन से तो आप लोग पहले वाकिफ होंगे, छोटी क्लासेस से पढ़ी हुई है। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो हर कोई लिख लेता है इस बात को, लेकिन आपको समझ होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और बाद में बात करेंगे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो अब मैं आपको समझाने लगा हूँ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। आप में से कोई जानता है बच्चों इस बारे में, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सर जो अच्छे से सेट को डिफाइन कर सके। कोई एग्जांपल दीजिए, कोई एग्जांपल दीजिए। एग्जाम्पल, सर जिसमें कोई यानी कि शक ना हो। कोई एग्जांपल दीजिए। जैसे हम कहेंगे जैसे हम कहेंगे एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स ही होंगे और को भी यानी कि कुछ और नहीं होगा, ऐसा यानी कि जिसमें कोई डाउट ना हो। मैं आपको बताता हूँ बेटे जल्दी से। कुछ ऐसे सर अल्फाज हैं देखें, जो अपना मीनिंग जो है लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर नहीं करते। जैसे मैं कहता हूँ द सेट ऑफ, सॉरी सेट नहीं बल्कि द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स। ठीक है। मैं कहता हूँ कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोएम्स। मैं कहता हूँ कलेक्शन ऑफ
इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये जो कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे मैंने कहा द सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ फेवरेट फूड आइटम्स, तो अब इसमें आप इस हर बंदे की लिस्ट अलहदा होगी। मेरे लिहाज से कुछ जो फूड आइटम्स हैं वो मेरे लिए फेवरेट हैं, टेस्टी हैं, लेकिन मैं भी किसी और के लिए वो उस लिस्ट में लाई नहीं करें। तो आप फॉलो कर रहे हैं बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वेल डिफाइंड टर्म का ये मतलब होता है कि आपको पता हो कि वो मेंबर, वो एलिमेंट उस गैदरिंग का, उस कलेक्शन का हिस्सा है या नहीं। By a well-defined collection is meant a collection which is such that given any object and we may be able to decide whether the object belongs to the collection or not. बात समझ आई बेटे? यस सर। जी सर। हाँ जी, सर दोबारा बता दें एक दफा, यहाँ से एंड से। हाँ, वो मैंने उसको बोला इंग्लिश में कि by a well-defined collection is meant a collection which is such that given any object and we may be able to decide whether the object belongs to the collection or not, कि ऐसी कलेक्शन जो हमें दी जाए और हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जब हमें फैसला करना हो तो कर पाए फैसला कि ये इसमें है या नहीं है। ये ना हो कि हम कंफ्यूज रहें कि पता नहीं ये इसमें होगा कि नहीं होगा, कोई श्योरिटी ना दे सकें। इस हवाले से ये देखिए, यहाँ इस पेज पे भी कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं जो नॉट वेल डिफाइंड के लिए पहले उसने समझाया है। सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, सेट ऑफ ऑनेस्ट पर्संस ऑफ अ सिटी, ये वेल डिफाइंड टर्म्स नहीं है। इस बेस पे डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। जबकि अब ये देखिए, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड 95% इन क्लास, अब यहाँ श्योरिटी मिलेगी। वो कहता है कि क्लास के वो स्टूडेंट्स जो 95% या उससे ऊपर या 95% जिनके मार्क्स हैं, तो पता होगा कौन है इस लिस्ट में कौन नहीं है। एक इसके अलावा एक और एग्जांपल उसने दी है, द सेट ऑफ पर्संस 50 years old in a city। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इस बात में करेक्शन चाहता हूँ। ये जो बेटा ऊपर वेल डिफाइंड की टर्म यूज की है ना, यहाँ पे साथ में लफ्ज सेट नहीं बोलना चाहिए, कलेक्शन कह लीजिए इसे सिर्फ। इसको आप नहीं कंसिडर करें, ये बेहतर नहीं है। ये बात हर जगह पे के लिए वैलिड नहीं होगी, क्योंकि सेट में तो आएगी ही वो कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होगी। आपने सेट की डेफिनेशन देखी है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। जो वेल डिफाइंड नहीं है वो कलेक्शन जरूर है, लेकिन वो सेट नहीं हम उसे कह सकते। क्लियर हो गया? तो आप जब एग्जांपल्स दे रहे हो तो यहाँ पे लफ्ज सेट की बजाय, यहाँ तो निचली दो लाइंस में तो लिखा भी जा सकता है, लेकिन आप यहाँ पे लिखा ही कलेक्शन करें, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर 95% या कुछ ऐसा। ठीक हो गया जी। एक और तरीके से जी डिफाइन सर। करता है जी, थोड़ा सा बार बार हम डिफरेंट तरीकों से देखेंगे इसी को। अब इस लाइन पे देखिए, एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अनऑर्डर्ड का मतलब है कि तरतीब मैटर नहीं करती सेट के अंदर, बस वो जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए और वो डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है ऑब्जेक्ट्स नो टू ऑफ विच आर सेम, कि कोई से भी दो सेम नहीं हो। कलेक्शन में सेम पड़े रहें, लेकिन जब आप उसे सेट कहोगे तो आप सेट के अंदर किसी एलिमेंट को एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, कोई सवाल जहन में आ रहा हो साथ साथ पूछ लीजिएगा। अब जो चीजें सेट के अंदर मौजूद हैं, जो ऑब्जेक्ट सेट के अंदर मौजूद हैं, इन्हें सेट के एलिमेंट्स, मेंबर्स या एंट्रीज कहा जाता है। और याद रखिए, इन्हें स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, और जब कोई सेट को नेम देना हो तो उसके लिए कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। वी यूज कैपिटल लेटर्स टू नेम सेट्स एंड स्मॉल लेटर्स टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को लिखने के लिए कैसा लिखते हैं जी? स्मॉल लेटर्स। और सेट को नेम देना हो तो ए से जी तक जो मर्जी आप चाहे नेम दे सकते हैं, उसके लिए आप कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। सिंबल, ये वाला जो सिंबल है, ये आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया है।
जी बताया था ना बेटा इसके बारे में। ये बिलोंग्स टू के लिए इस्तेमाल होता है, हाँ जी। जिसका मतलब क्या होता है कि एलिमेंट इसमें ताल्लुक रखता है, इसका रुकन है। ये बात यहाँ पे आपको बता दी गई। अब इसके बाद हम देखेंगे सेट की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है और सब बच्चों को समझ आ गई ये बात। सेट के हवाले से कोई कोई कंफ्यूजन है हम आपके माइंड में तो डिस्कस कर लें मेरे साथ। जी सर। जी सर। जी बेटा जी, अब देखिए सेट को लिखने के तरीके, सेट को बयान करने के क्या तरीके हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ सेट बी डिस्क्राइब्ड। तो 3 तरीके होते हैं बेटा जी। नंबर 1 पे डिस्क्रिप्टिव, ये आपको लिखा नजर आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव मेथड, इसे वर्बल मेथड भी कहते हैं। नंबर 2 पे टेबुलर मेथड है, जिसे रोस्टर मेथड भी कहते हैं। और नंबर 3 पे सेट बिल्डर नोटेशन मेथड होता है जी। तो एक सेट को इन तीनों में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता होता है। थोड़ा सा अगर आप इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब है डिस्क्राइब से बयान करना, जिसके लिए अल्फाज की ज़रूरत होती है, फिक्रा बन जाता है, तो स्टेटमेंट चाहिए होती है कोई। तो अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय मींस ऑफ अ स्टेटमेंट। अगर आप किसी सेट को किसी स्टेटमेंट के जरिए से बयान करते हो तो वो क्या है आपका, आप वर्बल मेथड यूज कर रहे हो या डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज कर रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब मैंने इसमें स्टेटमेंट इस्तेमाल की है, तो ये जो मेरा सेट को बोलने का तरीका है, दिस इज डिस्क्रिप्टिव मेथड। रोस्टर मेथड, जिसे टेबुलर मेथड भी कहते हैं, इसमें एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई जाती है और उसको ब्रैकेट्स के अंदर कॉमास के साथ सेपरेट किया जाता है। तो मैं उसी वाले सेट को अगर लिख के आपको दिखाऊं तो वो जो बनेगा 1 2 कॉमा। सर नेचुरल नंबर को भी हम वैसे ही लिखते हैं। जी नेचुरल नंबर को भी हम ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखते हैं सर। जी, अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होगा तो नहीं। जब ये अभी जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें मैंने फिक्रा बोला था, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो रोस्टर फॉर्म है, वो टेबुलर फॉर्म है। इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इस तरह से। बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है। और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। उसके लिए कोई आइडिया है आप लोगों को पहले कि नहीं? x such that x belongs to n। डिस्क्रिप्टिव मेथड में, सॉरी, सेट बिल्डर मेथड में हमने एक आर्बिट्रेरी मेंबर चूज करना होता है जो असल में उस सेट का रुकन नहीं होता, लेकिन उसके साथ उन तमाम एलिमेंट्स की कोई कॉमन प्रॉपर्टी बता दी जाती है जिसकी वजह से वो उसको, उसके एलिमेंट्स को जस्टिफाई कर सके। जैसे अब मैंने यहाँ क्या कह दिया, x, जबकि x तो इस सेट में कहीं नहीं है। और मैंने कहा सच दैट, ये ऑब्लिक का मतलब यहाँ पे सच दैट होगा कि x अब है क्या है, उसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है उन सब की, कि वो सब नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैंने कह दिया x बिलोंग्स टू n। ये वैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो प्रैक्टिस सही होगी, इतना जल्दी इसकी समझ नहीं आती सेट बिल्डर मेथड की। तो आगे आपको कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे कोई सेट लिख के, फिर उसको हम तीनों फॉर्म्स में कन्वर्ट भी कर लेंगे। आइडिया हो गया? यस सर। सर ये सब तो 7th क्लास में किया हुआ है। जी बिल्कुल किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ होगा आप लोगों ने। तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही तो आपको देने हैं, यही चीज़ें आपको आगे यहाँ पे बीएस में भी, यही सारी चीज़ें। जब आप सेट थ्योरी पढ़ोगे तो सेट की डेफिनेशन तो नहीं बदल गई ना बेटा इस लेवल पे आके। यस सर। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है जी, आपको वो सारा पढ़ा हुआ याद है अभी। डिस्क्रिप्टिव मेथड की डेफिनेशन आ गई जी, और उसकी कुछ एग्जांपल्स आ गई। फिर उससे आगे टेबुलर मेथड है, उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सेट बिल्डर मेथड है। सेट बिल्डर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ शायद कुछ बच्चों का मसला हो। देखिए जी, ये सामने जो लिखा हुआ है ये कौन सा तरीका है? अ सेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव। फर्स्ट 5 नेचुरल डिस्क्रिप्टिव। नंबर्स, शाबाश, डिस्क्रिप्टिव है। अब हमने इसे लिखना है किस में? टेबुलर फॉर्म में। बिल्डर। टेबुलर फॉर्म में, सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमने इसे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है,
हमें एक आर्बिट्रेरी मेंबर लेना होता है, जैसे x ले लिया, अब उसके साथ आप जो ऑब्लिक का साइन लगा लें या ये डबल डॉट लगा लें। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसे यूं भी लिख सकते हैं और आप इसे यूं भी लिख सकते हैं। ये स्लैश भी आप यूज कर सकते हैं और ये डबल डॉट भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब उन सब की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, यहां पढ़िए, वो कौन है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो लिख दिया x बिलोंग्स टू n, लेकिन कुछ और बताने की जरूरत है। क्यों कुछ और बताने की जरूरत है? क्योंकि इस साइड पे तमाम नेचुरल नंबर्स नहीं लिए गए, सिर्फ पहले 5 लिए गए। अब हमें बताना पड़ेगा कि वो कहां से लेके कहां तक है। तो एंड का साइन लगा के, ये वाला साइन बेटा एंड के लिए यूज होता है, तो एंड का साइन लगा के हम बताएंगे कि वो x इज लेस देन और इक्वल टू 5, 5 और 5 से छोटे सारे। तो ये तरीका होता है जी सेट बिल्डर फॉर्म में। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई मसला हो तो फिर मुझे बताइएगा। नल सेट कौन होता है जी? एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, सेट विद नो एलिमेंट, एम्प्टी सेट भी हम इसे कहते हैं, जिसके एलिमेंट्स की तादाद 0 हो, इसमें कोई एलिमेंट ना हो। लिखने के दो तरीके, ब्रैकेट्स के अंदर कुछ ना लिखें या ये फाई की अलामत लगा दें 0 और उसके अंदर ये लाइन। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं जी। ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है? किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद, उसका ऑर्डर होता है बच्चों। और इसके लिए जो टर्म यूज होती है हायर मैथमेटिक्स में वो क्या है, कार्डिनैलिटी। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इन सेट्स ऑर्डर मीन्स साइज ऑफ द सेट, better name of this is cardinality. The cardinal number of a set A is the number of elements of the set, that is n of A या O of A। दो तरीके हैं लिखने के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट या फिर उसे ऑर्डर ऑफ सेट कह लें। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो n ऑफ A भी 3 है या O ऑफ A भी 3 है। जी बच्चों आगे बढ़ो। यस सर। सिंगलटन सेट, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। उसके बाद जी फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट हो, जिनको आप गिन पाओ कि कितने हैं। ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं। और इन्फिनिट सेट क्या होता है जी? जिसके एलिमेंट्स की तादाद नहीं गिन पाओ, जिसका एंड पॉइंट नहीं हो, जिसकी तादाद का आपको नहीं पता हो कि वो कितने हैं। बहुत ब्रीफ सी सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड पे इनको आपको थोड़ा थोड़ा बता के आगे बढ़ता जा रहा हूँ। जहां पे आपको प्रॉब्लम हो मुझे आपने खुद रोक लेना है कि सर दोबारा इसकी तफसील दीजिए। जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों ये हो गया क्लियर बेटा? ये क्या बताने लगा था? इक्वल सेट्स एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। जी इक्वल सेट्स क्या होते हैं? दो सेट्स उस वक्त बराबर होंगे जब वो दो कंडीशंस पूरी कर रहे हो, अगर उनके एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो, जिसे हम कहते हैं सेम ऑर्डर हो उनका, और एलिमेंट्स भी सेम हो। ठीक है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के साथ साथ उनमें क्या हो, एलिमेंट्स भी सेम हो। एग्जांपल देखिए जरा, वो कहता है द सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, और दूसरी साइड पे उसी को टेबुलर फॉर्म में कह रहा है, तो इट मींस तादाद भी सेम है और एलिमेंट्स भी वही हैं, सो ये दोनों इक्वल हो गए। अगर सिर्फ तादाद बराबर होती और एलिमेंट्स सेम ना होते तो फिर हम टर्म यूज करते जी इक्विवेलेंट सेट्स,
उनमें सिर्फ 1-to-1 correspondence होती है, वो इक्वल नहीं होते, वो इक्विवेलेंट होते हैं। ये एक अहम डेफिनेशन है 1-to-1 correspondence। Two sets A and B have 1-to-1 correspondence if each element of A can be paired with one and only one element of B, and number two, each element of B can be paired with one and only one element of A। यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों की तादाद बराबर हो और फिर उनकी पेयरिंग इस तरह से हो कि हर का एक के साथ ताल्लुक हो, जैसे ये A अल्फा, B बीटा, C गैमा, D थीटा, ये चीज उसने करके दिखाई है। तब हम कहेंगे जो इन दोनों सेट्स में 1-to-1 correspondence है, एक से एक की मुताबिकत है। जी बच्चों, अच्छा जी, क्लास का टाइम खत्म होने लगा है हमारी का इसका। 10 शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए। मैं आपको अभी नया लिंक भेजता हूँ, जल्दी से उससे ज्वाइन होइएगा और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।